Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 or 23717117, and do not forget to add the prefix 011 to these numbers. Well, I'm your anchor Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. धन्यवाद लालिमा और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, आज आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। आज कार्यक्रम में प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। और कार्यक्रम में सबसे पहले अब लालिमा अनेजा हेडलाइंस के साथ। जी, थैंक यू विशाल। Yes, the headlines. Benchmark stocks log losses of more than 2%. Sensex drops below 50,000 mark. Nifty slips below 14,700 level. And rupee appreciates 15 paise against the US dollar. प्रमुख शेयर बाजारों में 2% से भी अधिक की गिरावट। सेंसेक्स गिरकर 50,000 के निशान से नीचे आया। निफ्टी फिसलकर 14,700 के स्तर से नीचे हुआ बंद। और डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 15 पैसे मजबूत। और शुरुआत शेयर बाजार की आज बड़ी गिरावट से ही कर लेते हैं। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 2% से भी अधिक की गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,700 के स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स 1,145 अंक टूटकर 2.25% के नुकसान से 49,744 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 306 अंक लुढ़ककर 2.04% की कमी से 14,676 पर आ गया। व्यापक बाजार में भी गिरावट रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.34% गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.01% का नुकसान दर्ज हुआ। Benchmark domestic stocks today declined more than 2% amid mixed global cues. The BSE Sensex closed below 50,000 mark, while the NSE Nifty settled below 14,700 level. Sensex tumbled 1,145 points or 2.25% to finish at 49,744. Nifty also plunged 306 points or 2.04% to end at 14,676. The broader market at BSE also declined, outperforming the Sensex. The BSE Mid-Cap Index fell 1.34%, while the BSE Small Cap Index depreciated 1.01%. In the Sensex pack, shares of 3 companies climbed, while 27 logged losses. ONGC gained 1.1%, HDFC Bank rose 0.6%. On the other side, Dr. Reddy tumbled 4.8%, Mahindra & Mahindra declined 4.5%, and Tech Mahindra plunged 4.4%. IndusInd Bank fell 4.2%, and Axis Bank ended 4% down. In sectoral indices, 17 out of 19 sectors fell.
Metal sector gained 2.2% and basic materials added 0.3%. On the other hand, energy, IT, tech, utilities, auto, realty and capital goods sector stocks logged losses of more than 2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,040 companies gained while 1,987 declined. Shares of 152 companies remained unchanged. और कार्यक्रम के पहले कॉलर आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं नीलम शाह। हेलो। हेलो जी नीलम जी। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि अभी ये लॉकडाउन का वापस शुरू होने लगा है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो अभी मार्केट की क्या सिचुएशन रहेगी? अभी हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या मार्केट कहाँ तक जाएगा? जी देखिए, तो अभी बड़ा डिफिकल्ट है कहना, लेकिन ये बात सही है कि जो केसेस बढ़े हैं, लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र में ज्यादा बढ़े हैं और केरल में बढ़े हैं। उसके चलते कुछ जगह लॉकडाउन की स्थिति आई है, नाइट कर्फ्यू की स्थिति आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि लॉकडाउन इकोनॉमी के लिए पहले काफी कॉस्टली साबित हुआ था और सरकारें कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल करें। और अभी एक पॉजिटिव ये है कि बिकॉज वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, उसका जो एक प्रोग्राम है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो जो कोविड का एक फियर तो है जहां बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा पैंडेमिक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस तरह का इम्पैक्ट रहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन मार्केट बहुत वोलेटाइल है, पिछले कई सेशन से लगातार उसमें जो नेगेटिव ट्रेंड है और आज काफी नीचे गया है, इसका अकेले सिर्फ कोविड या इंडियन जो डेवलपमेंट्स है वो रीजन नहीं है, कुछ ग्लोबल क्लू भी है। देखिए, जो वेस्ट के मार्केट्स हैं वो भी बेहतर नहीं कर रहे थे आज, और इधर जो एशियन मार्केट्स हैं उसमें कुछ अच्छा कर रहे थे या फिर डाउन थे। तो ये मार्केट में थोड़ा ग्लोबल जो क्लू है वो भी लिया है और उसमें शायद प्रॉफिट बुकिंग काफी अभी हो रही है क्योंकि इतना ऊपर गया है मार्केट, तो ये लग रहा है। बट आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसको देख करके कॉल लेना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट वोलेटाइल है। And now we're joined by Ganesh from Chennai. Yes, Ganesh, please ask a question. Good evening, Market Mantra team. Good evening, yes. The Nifty has fallen significantly today, but surprisingly, the metal sector is doing very well. Does it mean that the metal sector has much more headroom, or is it only distribution of money from one sector to another sector? What will be your guidance for a retail investor to enter metal sector at this point of time? Thank you. Right. Actually, if you see in the last few months, metal prices are really high, demand is increasing, and particularly steel companies are doing very well. Demand as well as prices has also gone up very, and government has given protection from low price import also in the steel sector particularly. So that's why when companies are doing well, their profits are really increasing. So in that sense, if metal sector is really on a strong footing. So at this moment, because already it is on the higher side, it is your call, because there are some concern also from the government. Even a minister also said that there's some cartelization on steel and cement companies. So he warned that you should not take this kind of practice. So maybe in the coming days, if prices go beyond the point, government may take a decision to control the prices also, because it's unusually very high prices right now, and these metal companies are taking benefit out of that. जी, अब एसके नागर जी फोन लाइन पर हैं मुंबई से। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, ये शेयर मार्केट का एकदम रेखा तोड़ ऊंचाई पे पहुंचना और एकदम नीचे आना, तो इसका खास कारण क्या है? Okay, that's a simple question. Yes, sir. देखिए, एक तो लगातार जो लिक्विडिटी बढ़ी है सिस्टम में, खासतौर से जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो स्टिमुलस पैकेज दिए गए पैंडेमिक के चलते, जो इकोनॉमी जो उनको सपोर्ट करने के लिए, उससे आप देखो कि हमारे मार्केट में रिकॉर्ड इनफ्लो आया है
FPIs का, FIs का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट के ऊपर जाने का। क्योंकि अब भी भले कॉर्पोरेट थोड़ा ठीक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जो अर्निंग पर शेयर या कंपनीज के प्रॉफिट इतने ऊंचे हो गए हों। क्योंकि आज ही जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आई है, मिनट्स आए हैं, तो उसमें भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने कंसर्न जाहिर किया कि अभी भी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बट इतना नहीं है कि मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करता हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट के दूसरे एवेन्यूज हैं वहां पर रिटर्न बहुत लो है। जैसे आपका बैंक डिपॉजिट्स में अब रिटर्न बहुत ही लो हो गया है, तो इसीलिए काफी लोगों को उम्मीद लगी और लगातार मार्केट ने जो ग्रो किया तो वो लोगों ने मार्केट में एंटर किया। तो ये 2-3 फैक्टर उसके पीछे रहे हैं मार्केट को ज्यादा ऊपर जाने के। All right. We have now Satish Kumar online and he's calling us from Delhi. जी सतीश जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है सर से, मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल फार्मर्स की इनकम को लेके बोला जाता है कि भाई उनकी इनकम बहुत कम है, 3,000 है, कोई 5,000 बताता है, कोई 8,000। लेकिन अगर मैं यूएस चैनल देखता हूँ, फॉक्स न्यूज या यूएसए टुडे, तो वो या अल जजीरा देखता हूँ, तो वो बताते हैं कि भाई भारत में जो किसान है वो 22,000 के करीब अर्निंग है उसकी एक महीने की। क्योंकि भाई जो जैसे उनके पास 15 लाख का तो 15 लाख का ट्रैक्टर ना तो 8,000 रुपए वाला खरीद सकता है, ना ही 3,000 वाला। तो आप थोड़ा बताइएगा, गाइड कीजिएगा कितनी अर्निंग कर रहे हैं भारत के किसान महीने में। जी धन्यवाद। असल में देखिए, जो फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग से जो एवरेज इनकम है फार्मर्स की वो 7 और 8,000 के बीच में है देश के। ये जो लेटेस्ट सर्वे है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इधर बहुत कई साल से कोई उस तरह का सर्वेक्षण नहीं हुआ NSSO का या कोई जो कि और ज्यादा इसकी मैपिंग करता हो ठीक से, लेकिन उसमें वेरिएशन बहुत है। जैसे पंजाब के फार्मर की इनकम बिहार के फार्मर से कई गुना ज्यादा है, 6-7 गुना ज्यादा है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरे क्या है कि बहुत सारे फार्मर की कैपेसिटी है कि वो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखेंगे जो ट्रैक्टर कंपनी बेचती हैं ट्रैक्टर्स में, NBFC और बैंक से बड़े स्तर पर लोन लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि इमीडिएटली उस तरह से पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो खरीदते हैं। और इत्तेफाक से कोविड में जब बाकी सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये गिर रहा था काम और सेल नहीं हो रही थी, ट्रैक्टर की बिक्री पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा था। तो क्योंकि उसका रीजन ये भी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन वगैरह अच्छा रहा था, बम्पर क्रॉप हुई, प्रोक्योरमेंट हुआ, तो ये भी एक ट्रेंड है इसमें। और जो ट्रैक्टर की बिक्री का भी अगर आप देखेंगे वो रीजन वाइज अलग अलग होता है। पंजाब में बहुत है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये इलाके हैं, यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ लैंड होल्डिंग अच्छी है और फार्मर्स इकोनॉमिकली थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये इसको यूनिफॉर्मल नहीं रखा जा सकता, रीजन टू रीजन, फार्मर टू फार्मर ये वेरी करता है। और अभी क्योंकि कोई हमारे पास लेटेस्ट कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, क्योंकि हालांकि होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज को करना चाहिए, एनरोल करना चाहिए इस तरह से, क्योंकि फार्मिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसको लेकर के पॉलिसी हो या दूसरे मसले हो बहुत ज्यादा बात होती है। आजकल तो बहुत बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से डेटा अगर लेटेस्ट अपडेट रहेंगे तो ये सूचना के हिसाब से स्थिति बेहतर होगी। Yes, indeed. We have a huge geographical diversity, very heterogeneous in our country. जी, गुरुग्राम से सिद्धार्थ सवाल पूछना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में स्वागत। क्या सवाल है आपका? Good evening, everyone. My question is, what is the best way to study balance sheet of any company while we are selecting the particular share? And the second question is, what is the key indicators while we are studying any balance sheet? So we should focus on that. So I think on balance sheet you can log into the company's website. Otherwise, every company files their return and in the Ministry of Corporate Affairs. So you can go log in. There are you can type the name of the company and you can find out the return filed by the company. So you can understand. And to find out, you have to see the top line and bottom line of the company, how much growth is there in the company's performance and revenue, as well as net profit. So then you will have a fair idea about the company's health.
Alright, now we are now joined by Hira Lal from Delhi. जी, सवाल पूछिए. नमस्कार जी. नमस्कार जी. सुल्तानपुर दिल्ली से मैं हीरा माथुर बोल रहा हूँ. जी बोलिए, सवाल पूछिए. सर, ड्राफ्ट में क्या अंतर है? और दूसरा सवाल है, अगर ब्लाइंड चेक देता है, अगर अंगूठे का निशान लगाता है तो क्या इसका मान्य होता है? ये पहले क्या इन्होंने बोला था, पहला मैं सुन नहीं पाया उनको. पहला सवाल कुछ क्लियर स्पष्ट नहीं था, लेकिन दूसरा सवाल में ब्लैंक चेक के बारे में पूछ रहे थे. अगर कोई ब्लैंक चेक देता है तो ये भी सवाल इनका. जी हाँ, तो देखिए उसमें तो यूजुअली तो आपका सिग्नेचर चलता है, और अगर इन्होंने ब्लैंक चेक तो देना ही नहीं चाहिए. तो एक बैंकिंग सेक्टर में ये एक प्रिकॉशनरी अप्रोच होती है कि आपको जिसको भी आप चेक दे रहे हैं तो उसमें आपको अमाउंट को शब्दों में और अंकों में दोनों के साथ और एग्जैक्टली किसको दे रहे हैं उसका पूरा नाम आपको लिखना चाहिए. अगर इंडिविजुअल दे रहे हैं तो भी, और अगर आप उसको क्रॉस चेक देना ज्यादा बेहतर होता है कि वो उनके प्रॉपर अकाउंट में जाके और सब ट्रांसफर होगा, आपको अलर्ट भी आएगा. तो ये तो सावधानी बरतने की जरूरत है. And now we have Gopal from Mumbai. जी गोपाल, सवाल पूछिए. हाँ जी, मैं मार्केट मंडल जी को नमस्कार. नमस्कार जी. ये जो मार्केट में आज जो घूसे और लात मार के पिछले 8 दिन गिरा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा हमारे रिटेल इन्वेस्टर को पड़ती है. एक तरफ बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट को कभी ध्वस्त कर देते हैं, उसको पता ही नहीं पड़ता है आगे क्या होगा, भगवान जाए. इसमें कई अच्छे ऐसे स्टॉक है जो बहुत बुरी तरफ पिटे हुए हैं, उनको कोई सरकार ध्यान ही नहीं देती है. इसमें कई रिटेल इन्वेस्टर बुरी तरह फंसे हुए हैं. पहला सवाल ये है. और दूसरा सवाल ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है जिसमें सरकार 8.5% इंटरेस्ट देती है. 1.5 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्या ऑर्डिनरी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है? और तीसरा सवाल ये है कि सर अपना अमेरिका ने प्रत्येक फैमिली को 1.5 लाख रुपया दिया कोविड की प्रॉब्लम की वजह से. तो हमारे देश को तो हालत तो उससे कई गुना खराब है. तो हमारे देश को भी प्रत्येक फैमिली को देखना चाहिए ना सरकार को. जी जी. देखिए, पहला आपका मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है. मार्केट में जाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी है, और मार्केट तो एक फ्री मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलता है. तो इसलिए गवर्नमेंट तो उसमें कोई अलग से इंटरवीन तो नहीं कर सकती. उसका काम है रेगुलेटर का कि कोई जो नियम विरुद्ध कोई उसमें काम ना हो, कोई उस तरीके का खरीद बिक्री या साइडर ट्रेडिंग या जो भी हमारा सेबी एक्ट है उसके तहत जो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजन है उसका कोई वॉयलेशन ना हो. ये तो सरकार का काम है. बाकी कौन सा स्टॉक गिर रहा है बढ़ रहा है उसमें तो ये इन्वेस्टर्स ही देखेंगे. और आपको जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है व्यक्ति उसको ये लगातार एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलता है कि आप पहले जानकारी रखिए, समझदारी से निवेश कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये है बहुत कई बार वॉलेटिलिटी होती है. और ये बात सही है कि कुछ बड़े जो इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन कुछ स्टॉक्स में उनका अपना इंटरेस्ट होता है या फिर उनको लगता है कि वहाँ उनको रहना चाहिए, निकलना चाहिए. तो उससे फिर जब हैवी सेलिंग या बाइंग होती है तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स से फर्क पड़ता है. ऐसे में ये बात सही है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क और इतना रिसर्च ये सब नहीं होता, तो उसको नुकसान कई बार ज्यादा उठाना पड़ता है. इसलिए एक सलाह दी जाती है कि आपको म्यूचुअल फंड रूट से जाना चाहिए जहाँ पर क्वालिफाइड लोग हैं, फंड मैनेजर्स हैं, इवेल्युएटर्स हैं, तो पे डू द रिसर्च. तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए. दूसरा सवाल आपका जो था ईपीएफ से जुड़ा हुआ था. The government puts in 8.5% interest. क्या आम आदमी भी ईपीएफ में? उसमें देखिए ईपीएफ में तो क्योंकि आपको किसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है ईपीएफओ में उसका एम्प्लॉय होना चाहिए, वहाँ उसी से आप उसी रूप से ईपीएफ में आप इन्वेस्ट करते हैं. हाँ, उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है जो प्रेस्क्राइब्ड जो स्टैट्यूटरी लिमिट है उसके अलावा. बाकी आप पीपीएफ में जा सकते हैं. पीपीएफ भी भले ही थोड़ा सा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में, बट पीपीएफ इज ऑल्सो स्टिल हाई रिटर्न वाला डिपॉजिट है और सिक्योर भी है. वो रूट आप अपना सकते हैं. Is EPF for those with a monthly salary of 15,000, Harveer? Is there a cap on that? See, EPF
No, even below that, it depends on the company. Even below 15,000, even government is providing the employer share from their account. The government has launched a scheme to support basically employment generation due to this COVID pandemic, and government is still supporting that. So, right. For low salary income people. Right. And now we have Rajesh Shah, Mumbai se. Ji, hello. Yeah, hello. Ji, Rajesh, सवाल पूछिए. Yeah, good evening, Market Mantra team. Good evening, Ji. My name is Rajesh Shah from Bombay. I want to know, recently power sector has emerged as one of the booming sector. What was the reason behind it? Maybe then those who are investing in the forward sector, they through forward trading, they must be assured that in particular stocks or wherever they are investing, the return will be higher. और अब एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं. एशियाई बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा. जापान की निकेई में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स मामूली बढ़त के साथ लगभग स्थिर बना रहा. वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% फिसल गया. हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% की गिरावट रही और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.5% लुढ़का. अंतर्देशीय कारोबार के दौरान यूरोपीय शेयर बाजार नुकसान में दिखाई दिए. लंदन के FTSE 100 में 0.7% की गिरावट देखी गई. फ्रांस का कैक 40 0.6% नुकसान में रहा और जर्मनी का डेक्स 0.5% लुढ़का. And now we are joined by Gaurav, who's calling us from Ghaziabad. जी गौरव, सवाल पूछिए. गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम. नमस्ते हरबीर जी. हरबीर जी, ये पूछना था, कोई किसानों के लिए कोई ऐप है क्या जो जियो लोकेशन के हिसाब से और मार्केट कंडीशन के हिसाब से और फ्यूचर प्राइसिंग फोरकास्ट के हिसाब से हमें बता सके किसानों को कि हम कौन सी फसल उगाएं जिससे हमें मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा मिले या हम एकदम खराब में ना हो जाएगी? जैसे कोई ऐप है जो जियो लोकेशन और फ्यूचर प्राइसिंग जो मॉडल है उसको देखते हुए हमें एडवाइस करे क्या होगा कितनी होगा? देखिए, इस तरह का कोई मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई ऐप नहीं है. ये बात जरूर है कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है कमोडिटीज में, एग्री जो कमोडिटीज है हमने, उसका जो मूल उद्देश्य है और जब ये शुरू किया गया वो यही था कि प्राइस डिस्कवरी का, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक सर्टेन टाइम के लिए आप बाई एंड सेल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, तो उसका मकसद ये था कि वहां पर जो ट्रेडिंग होती है वो अगले 4 महीने या 6 महीने के बारे में बताएगा कि क्या होगा. एंड फार्मर कैन टेक ए क्लू फ्रॉम देयर कि भाई अगर 6 महीने बाद आपका वीट का प्राइस ये हो सकता है या शुगर में ये हो सकता है, तो वो उस क्रॉप की तरफ जाए. उसका मकसद तो यही था. उसमें ये भी था कि इसके लिए जो आपका वेयर हाउसिंग रिसीट मैकेनिज्म बनाने का है और उसको ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में मान्यता दी गई है कि जो WDRA में जो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज होंगे एक्रेडिटेड, वहां पर फार्मर अपना स्टॉक रख के वहां रिसीट चलेगा, देन ही कैन गो टू द बैंक और उस वक्त जो ट्रेड प्राइसेस चल रहे होंगे उसके आधार पर वो उसके अगेंस्ट लोन मिल गया और उसको वो बेच भी सकता है. तो जो दूसरा आदमी उस रिसीट को खरीदेगा वो देख लेगा कि कुछ महीने के बाद प्राइसेस क्या चले. तो ये आइडियलिस्टिक तो एक अच्छा एक विचार शुरू किया गया था, बट अब भी इसको एक अस्तित्व में आने में और ठीक से प्रैक्टिकल होने में अभी तो मुझे दिख से रहा उस तरीके का नहीं हो पाया, जो भी खामियां हैं उसके पीछे. लेकिन वैसा नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि कुछ इस तरीके के जो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना जियो टैगिंग की है अपने बायर्स के लिए कि अगर वो देख पाए कि उसे पर्टिकुलर क्रॉप वो कहाँ से खरीद रहा है और वहाँ पे इसी तरह रेजिड्यू क्या है क्रॉप का, वहाँ पे कैसी स्थितियां हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ किया है. बट दैट इज इन महाराष्ट्र एंड सम बेसिकली जो ग्रेप्स में ये हुआ है, जो फॉरेन बायर्स हैं उनके लिए उन लोगों ने किया है, और बाकी लार्ज स्केल पे तो नहीं है. Yes, Arvind, I think the Honorable Prime Minister also mentioned in a speech that farmers must grow crops according to their climatic zones, rather than just, everyone falling, वो एक सब एक दूसरे को देखकर grains पर हमने ज़्यादा focus कर लिया, and I think that will increase biodiversity also, and while we have excess of grains at the cost of oilseeds and pulses, that will not happen. All right, thank you so much. And now we take a look at the rupee. Well, the rupee today appreciated 15 paise to settle at 72 rupees and 50
50 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also gained 0.13% to 90.25 in intraday trade. सत्येंद्र ऑनलाइन है गुरुग्राम से। जी सत्येंद्र जी। सर नमस्कार सर, मार्केट मंत्रा को। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट अभी ईपीएफ रजिस्टर्ड जैसे कंपनी में काम करता हूँ, तो इसमें जो गवर्नमेंट अभी जो 50% का जो ऑप्शन दे रही है, तो सर इसमें तो मेरे को जैसे हमारा अभी 15,000 तक ही कट रहा है, मतलब 1,800 रुपये पीएफ, और गवर्नमेंट 50% का उसमें ऑप्शन दे रही है कि मतलब अब भत्ता रख करके उसमें काट सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर अब मतलब ये दे रही है तो हमारा कंपनी लगभग अभी 80% को पीएफ काट के दे रहा है, मतलब हमें मिल रहा है 18-36 जमा होते हैं। और गवर्नमेंट ये अगर दे रहा है तो फिर तो सर हमारा तो और ईपीएफ कम हो जाएगा कटना शुरू। नहीं, देखिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर शेयर देने की बात जो है, आपके खाते में तो पैसा जाएगा ही। जो गवर्नमेंट ने मदद की है वो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है ऐसे एम्प्लॉयर को जो कि अपने यहाँ नए एम्प्लॉयज का नंबर ऐड करना चाहते हैं। तो आपके जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का पूरा जो शेयर स्ट्रक्चरी जो बनता है वो आपके अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। All right, let's take a look at oil now. Well, oil prices today rose amid demand recovery in intraday trade. Brent crude prices were trading around $63.40 per barrel, while WTI crude prices were around $59.70 per barrel. Harveer, what effect would that... okay, before we go forward, we have Ratnakar calling from Mumbai. Ji Ratnakar ji. Hello. जी जी। मेरा सवाल है कि जो अभी एजिटेशन फार्मर का अभी तक चालू है पंजाब हरियाणा में, तो उसका हल क्यों नहीं हो रहा है? और खाली ये 2 स्टेट में ही इतना क्या फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपका राय। देखिए, आपने बात सही कही है। करीब 3 महीने हो गए हैं एजिटेशन को, और लगभग 11 बार की बातचीत फार्मर्स और सरकार के बीच में हो चुकी है, लेकिन 22 जनवरी के बाद आगे कोई बातचीत नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल दिया है कि हम बिल्स को 1.5 साल के लिए उनका इम्प्लीमेंटेशन रोक सकते हैं और बाकी मसलों पर तब तक बात कर लेंगे, लेकिन फार्मर्स का कहना है कि तीनों कानून जो है वो रद्द होने चाहिए। तो ये डेडलॉक कंटिन्यू है, दोनों साइड में उस तरीके का है सरकार, लेकिन कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अभी उन्होंने फार्मर्स के जिम्मे छोड़ा है कि वो आए अपना प्रस्ताव लेकर के बात करें। जी, और अब सराफा बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ने से घरेलू सराफा बाजारों में भी आज सोने महंगा हुआ है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर अप्रैल माह के लिए 10 ग्राम सोने का वायदा मूल्य 350 रुपए बढ़कर 46,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी भी 290 रुपए की मजबूती से 69,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,795.90 प्रति औंस, जबकि चांदी मजबूत होकर $27.60 प्रति औंस पर रही। And well, from Kolkata we have a call from Ramesh, but I'm sorry Ramesh, we can't take your call, hopefully next time. And now before we close, a reminder of the headlines. Benchmark stocks log losses of more than 2%. Sensex drops below 50,000 mark. Nifty slips below 14,700 level and rupee appreciates 15 paise against the US dollar. जी हरवीर जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं के सवालों के आपने जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुर्खियों पर एक बार नजर फिर से डाल लेते हैं। प्रमुख शेयर बाजारों में 2% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स गिरकर 50,000 के निशान से नीचे आया। निफ्टी फिसलकर 14,700 के स्तर से नीचे हुआ बंद और डॉलर के मुकाबले रुपये में 15 पैसे की मजबूती। And well friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma bidding adieu. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.